पहले आपका पद भाग है और इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका मलिक मोहम्मद जायसी काव्य खंड का। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था या निधन कब हुआ था, उनकी जीवनी किस प्रकार से था, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में। कब हुआ था? 1492 में। 1492 में अनुमानतः का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित नहीं हो, यानी कि अंदाज के अनुसार। इसका निश्चित नहीं है कि 1492 में ही हुआ था, लेकिन अनुमान के अनुसार बताया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1492 में हुआ था, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान, निवास का मतलब होता है रहने का स्थान, ठीक है ना। निवास स्थान का मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। तो मलिक मोहम्मद जायसी का रहने का जो स्थान था वह जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, यानी कि जायस जो गांव का नाम है, कब्र अमेठी जिला है, और आपका उत्तर प्रदेश जो हो गया वह क्या हो गया? एक राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिला के जायस गांव में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। और उनके पिता मलिक शेख ममरेज थे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता जो थे वे कौन थे? मलिक शेख ममरेज थे। और इनको मलिक राजे अशरफ के भी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता को। और उनके पिता कौन थे? मलिक शेख ममरेज थे। और इनके गुरु कौन? मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे, गुरु का मतलब जिन्होंने इनको शिक्षा दिए हुए थे, तो गुरु जो थे वे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी कि ये दोनों व्यक्ति जो थे जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के कौन थे? गुरु थे, ठीक है। उसके बाद है इनके वृत्ति। वृत्ति माने होता है पेशा। वृत्ति माने क्या होता है? पेशा होता है। तो आरंभ माने कि शुरू में जायस जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जायस गांव का नाम है, और वहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। और वहाँ पे रहते हुए मलिक मोहम्मद जायसी ने किसानी का काम किए थे। किसानी समझता है ना? क्या? खेती बाड़ी। किसानी का मतलब खेती बाड़ी हो गया, और किसानी का काम किए। बाद में शेष जीवन, यानी कि किसानी के बाद का जो जीवन उनका बना, वे फकीर के रूप में बने। फकीर समझते हैं ना? जिनका कुछ नहीं होता है, या जिनको अंदर से उतनी बड़ी स्वार्थ नहीं होता है, साधु संत की तरह जिसको जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फकीर कहते हैं। क्योंकि फकीर के रूप में इसलिए उनको सारे जीवन बिताना पड़ा क्योंकि वे बचपन में ही अनाथ थे। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के माता और पिता ये बचपन में ही मर चुके थे, जिसके कारण ये बेचारे क्या हो गए थे? बचपन में ही अनाथ हो गए थे। अनाथ का मतलब जिसका माता पिता नहीं हो। और साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। और इनका जो बचपन बीता वह साधु और फकीर के साथ घूमते भटकते, क्योंकि माता पिता इनके थे नहीं। जब माता पिता नहीं थे तो इनकी देखरेख करने वाले व्यक्ति कौन थे? कोई नहीं थे। तो यह साधु संत के टोली में रह करके उन्हीं के साथ भिक्षाटन करते और उन्हीं के साथ रह करके अपनी सारी जिंदगी को निवाह किए, यानी गुजर बसर किए। और इनका व्यक्तित्व मतलब होता है कि अपनी व्यक्तिगत छवि या व्यक्तिगत, ठीक है। तो चेचक के कारण रूपहीन हो गए। रूप तो सुंदर थे, लेकिन इनके चेचक, जिसको गांव में आजकल माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो दाग हो गया और चेचक की बीमारी हो गया, जिसकी वजह से रूपहीन हो गए। रूपहीन मतलब किसी भी प्रकार का इनका सही ढंग से रूप नहीं था। और उसके बाद बाईं आंख और कान से वंचित हो गए। चेचक जब बीमारी हुआ तो मलिक मोहम्मद जायसी यह अपने बाएं आंख और कान से वंचित हो गए, यानी कि पूर्ण रूप से ये बेचारे क्या हो गए? बाईं आंख से अंधे हो गए और कान से बहरे हो गए। और इनका व्यक्तित्व जो था मृदु भाषी था। मृदु भाषी मतलब मीठी बातें किया करते थे, किसी से झगड़ा नहीं किया करते थे, यानी कि सबसे नरम होकर के बात करते थे। मनस्वी और स्वभावतः संत, इसलिए क्योंकि वे बचपन से ही साधु संतों की टोलियों में रहा करते थे, इसलिए वे बचपन से क्या बन गए? साधु संत की जीवनी में उनका समय बीतता गया।
इसलिए बेचारे स्वभावतः संत हो गए। उसके बाद इनके कृतियां, कृति का मतलब होता है किया गया काम। कृति का मतलब क्या होता है? किया गया काम। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नामा, महरी बाईसी, मसाला या मसला या मसला नामा, खंडित प्रति प्राप्त। और इनके अतिरिक्त मतलब कि इतना जैसे पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्र रेखा, कहरा नामा, महरी बाईसी, और उसके बाद मसला या मसला नामा, खंडित प्रति प्राप्त। और इनके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि कृतियां भी इनके उल्लेख में आती है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। अब है इनकी विशेष जानकारी। ये तो इनके जन्म के बारे में देख लिए और इनकी टोटल कृति और पेशा के बारे में देखे। और इनका निधन जो हुआ था 1548 को अनुमानतः, ये भी यानी कि निधन भी इनका क्लियर नहीं है, जन्म भी इनका क्लियर नहीं है और निधन भी इनका क्लियर नहीं है कि जन्म भी अनुमानतः में था और निधन भी अनुमानतः में था। लेकिन इनका जो कृति जो था, जो इनका पेशा था, वह सबके साथ था। इसलिए उनके बारे में लेखक महोदय के बारे में जानकारी मिली है। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर, यानी कि लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। और संभवतः यह संभव वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती गई। और इसे हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य कहते हैं। प्रश्न अगर पूछे कि हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य किसे कहते हैं, तो परिपाटी साधारण जन जीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती आई थी या चलती आई, इसे ही हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की कड़बक शैली में निबंध एक काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में, यानी किसान और कारीगर, किसान जो खेतीबाड़ी करते हैं और कारीगर जो काम करते हैं, तो किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथा वृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसवुक सूफी संत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य प्रसंग जो बना हुआ था, काव्य परंपरा है, में अनेक मुसलमान कवि हुए और जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियां को सूफी संप्रदाय या सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबंधित या संबलित कर काव्य के रूप में दिए। और मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा के अन्यतम मैंने सबसे अंतिम कड़ी है।